Good morning everyone. Welcome to Sharma classes. Today we are going to begin our second chapter of history for class 10th, that is nationalism in India. आज हम nationalism in India को start करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि second chapter है हमारे history का. तो चलिए इस chapter को शुरू करते हैं. इसके पहले हमने science का chapter खत्म कर चुके हैं. We have finished the chapter of science, that is life process for 10th class. That was also important as a base chapter for your class 11th and class 12th or for your NEET preparation. अब now we are going to start our nationalism in इंडिया. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद इन इंडिया, भारत में. सो नेशनलिज्म वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो व्हाट इज नेशनलिज्म दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. उसके पहले देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, रावलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, then Simon Commission, then Salt March, then Lahore Congress Session, then Civil Disobedience, then Pune Pact, और lastly कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. And one more topic that we are going to study, that is sense of collective belonging. तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, हम उसको भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो चलिए हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं. तो जो भी लेक्चर्स होंगे यहाँ पे, ये वाला चैप्टर 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म होगा. तो पार्ट बाई पार्ट इस लेक्चर्स के आएंगे. आपको सारे पार्ट्स एक लास्ट में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बट आप कॉपरेट कर करके साथ में पढ़ते चले जाएं तो आपके लिए इजियर रहेगा. 20 to 25 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा, जिससे आपको इजी रहेगा फर्दर आगे पढ़ने के लिए. तो कम ऑन, लेट्स बिगिन अवर चैप्टर नेशनलिज्म. तो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की नेशनलिज्म से. तो नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म. तो पहले बेसिक डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म: sense of collective belonging from identity of nation. हमारे देश के नाम से जो हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, अपनेपन की फीलिंग है, उसे यहाँ पे बोला गया था नेशनलिज्म. उसे हमने क्या बोला, वी कॉल्ड इट नेशनलिज्म. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दैट वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेम ऑफ नेशन, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म. अब यहाँ पे मैप दिख रहा होगा आपको, यू हैव सीन वन मैप. ये वाला मैप है इंडिया का मैप बिफोर 1947. वाई दिस मैप इज इंपॉर्टेंट. तो इस यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, यू कैन सी यूनाइटेड प्रोविंस, वी कैन सी बिहार, देन खासी स्टेट्स, देन असम, त्रिपुरा, दिस इज मद्रास प्रेसिडेंसी. यहाँ पे देखोगे मैसूर, देखोगे हैदराबाद, देखोगे नागर हवेली, देखोगे दिस इज राजस्थान सेंट्रल, दिस इज राजपूताना, हाँ दिस इज बलूचिस्तान स्टेट. तो ये वाला मैप कब का है, ये वाला मैप है जब हमारा इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, उसके पहले का ये मैप यहाँ पे दर्शाया गया है. अब डेफिनेशन तो समझ ले. अब स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म हुआ क्या, व्हाट वाज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की सेंस ऑफ जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंडिया में आई कैसे. सो दीज ऑल जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे नेशनलिज्म की यहाँ पे आई, फीलिंग्स आई, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली केम फ्रॉम यूरोप. यूरोप में जो चीजें हो रही थी उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे पड़े. जो राइटर्स रहे, जो फिलोसफर्स रहे, उन्होंने नेशनलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड किया. वो वहां से फिर जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ा, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने आइडियाज को यहाँ पे क्या किया, स्प्रेड किया. रेवोल्यूशनरीज जो क्रांतियां लाए हमारे यहाँ पे. तो ये हो गया. फिर अब यहाँ पे नेशनलिज्म इंडिया में आया कैसे और नेशनलिज्म लेड कैसे हुआ. नेशनलिज्म लेड हुआ थ्रू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. थ्रू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. सो व्हाट आर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स मींस जो मूवमेंट्स कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ किए गए थे उन्हें बोला गया यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सी थी, हमारे यहाँ पे इंडिया में थी. इट वाज मेजरली, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में थी, दैट वाज मेजरली ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मेजरली थे, बट हालांकि पूरे ब्रिटिशर्स नहीं थे. गोवा वाली प्रेसिडेंसी में देखा जाए, द केस ऑफ गोवा, तो गोवा में कौन था, गोवा में थे पोर्चुगीज, डच. ठीक. सो दीज वे द पीपल दैट वेर इन गोवा. गोवा को इंडिपेंडेंस मिली इन 1961 और 1962 के बीच में. गोवा गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद. तो डेफिनेशन क्या हुई, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग दैट वी गेट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन. ये हो गई हमारी नेशनलिज्म की डेफिनेशन. उसके बाद आया नेशनलिज्म लेड कैसे हुआ. नेशनलिज्म लेड हुआ थ्रू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. व्हाट वर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या थे,
जो छोटे छोटे मूवमेंट्स जो लेड किए बड़े फ्रीडम स्ट्रगल्स को, फॉर एग्जांपल रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक, जो हालांकि कहा जाता है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, बट एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता व्हेन मंगल पांडे फायर्ड अपॉन ऑन हिज हायर ऑफिशियल्स, सिपॉइज पे फायर कर दिया था। हु फायर्ड? मंगल पांडे। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जब नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कई सारे मूवमेंट्स रहे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, फिर कई जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किए वो भी हुए, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, साइमन कमीशन, देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट्स क्या हैं? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट्स किए गए उन्हें यहाँ पे क्या बोला गया? वी कॉल देम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। तो ये हो गया। इसके बाद जो स्टार्ट होता है चैप्टर का, चैप्टर में बताया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब हुआ था? 1914 टू 1918। 1914 टू 1918, ठीक, 1914 टू 1918। और इसमें रोल किसका था? सो यहाँ पे दो पावर्स लड़ रहे थे, दैट वाज सेंट्रल और एलाइड। सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में थी। सी, तो कंट्रीज कौन कौन सी थी यहाँ पे? द कंट्रीज वेर एक साइड कंट्रीज जो थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, और इसी में था ओटोमन एम्पायर। एक साइड थी अपने ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। और इसमें लेटर ऑन जुड़ती है 1917 में एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए एंटर्स, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि कैसे यूएसए एंटर किया था 1917 के टाइम पे। और फिर क्या किया गया था? इन पावर्स को क्या कर दिया गया था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर्स को क्या कर दिया गया था? हरा दिया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये थी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारे चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, द रिलेशंस बिटवीन द कंट्री, ये सारे चेंजेस यहाँ पे हुए। तो ये थी स्टार्टिंग हमारी डेफिनेशन, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? थ्रू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। उसके बाद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कई सारे हुए। स्टार्टिंग हुई 1857 से, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ मतलब फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसके बाद कई सारी चीज़ें बताई यहाँ पे। कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटेन कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, बट गोवा में पोर्चुगीज थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा स्टार्टिंग होती है जहाँ पे चैप्टर की, दैट इज गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। ठीक, तो गांधी जी इंडिया कब लौटे थे? गांधी जी रिटर्न टू इंडिया 1915। कहाँ से लौटे थे? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ से लौटे थे? ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था? ही फॉट रेसिस्ट रिजाइम। रेसिस्ट रिजाइम वहाँ पे कौन थी? वहाँ पे तीन थे, दैट वाज ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद फ्रांस और इटली। ये तीन थे रेसिस्ट रिजाइम जो क्या किया करते थे? रेस के बेसिस पे जज किया करते थे, नीग्रोस को परेशान किया करते थे और उन्हें एनस्लेव कराया करते थे, स्लेव्स बना के रखते थे और सारे काम अपने इनसे करवाया करते थे। टैक्सेस वेर इम्पोज एंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल वेर ड्रामेटिकली चेंज ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। जब ये थे तो गांधी जी ने इनका फंक्शन यहाँ पे काम किया। फिर 1915 में जब इंडिया है तो पहले कहाँ पे गए? वो दौरे पे गए। ही हैज सीन जो कंडीशन इंडिया में चल रही थी वो सारी कंडीशन देखी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह स्टार्ट किए। सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या थे? नॉन वायलेंट मेथड्स फॉर प्रोटेस्टिंग। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के रूप से प्रोटेस्ट करना, धरने देना, हड़ताल करना विदाउट एनी वायलेंस। तो ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब क्या बताया गया? गांधी जी टोल्ड सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ। ये सत्य की हमेशा जीत होती है। ट्रुथ ऑलवेज ट्राइम्फ। उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद फिर 1917, 1917 ही वेंट टू चंपारण। कहाँ पे गए? चंपारण गए। चंपारण किस लिए गए? इंडिगो पीजेंट्स के राइट के लिए। इंडिगो। सो व्हाट इज इंडिगो? इंडिगो होता है एक नेचुरल डाई जो टेक्सटाइल्स में कलर करने के लिए यूज किया जाता है और इट इज रिचली फाउंड इन इंडिया। तो चंपारण गए जो इंडिगो पीजेंट्स थे, उन्हें क्या किया जा रहा था? उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो उनको
प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसीज गांधी जी वहां पे सत्याग्रह करने गए। कब गए? 1917 में। उसके बाद 1918 में ही वेंट टू 1918 ही वेंट टू खेदा। खेदा में क्या हुआ था? प्लाग एपिडेमिक। प्लाग एपिडेमिक। व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक मतलब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन तक फैले, उसे बोला गया है एपिडेमिक। जैसे कोविड क्या था? एक पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब था, पेन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे जगह पे फैल जाए, वो पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तक फिक्स रहे। तो ये खेदा में ही क्या हुआ था? ये प्लाग एपिडेमिक आया था, जिससे कि सारी फसलें खराब हो गई थी। तो फॉर आस्किंग द गवर्नमेंट फॉर मनी फॉर द रेवेन्यू फॉर द डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, फिर 1918 में अगेन ही वेंट टू अहमदाबाद फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ पे गए? अगेन इवेंट टू अहमदाबाद। ठीक। तो फिर से देखो, 1917, 1918, 1918, ये दोनों एरिया में गुजरात गए थे। और गुजरात में कहाँ कहाँ पे? खेदा और अहमदाबाद। हियर ही वेंट टू बिहार। बिहार में कहाँ पे? चंपारण। ठीक। और लौट के कब आए थे? ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। तो ये सारी चीज़ें हैं, गांधी जी ने सारी प्रॉब्लम्स देखी। हाउ द सोसाइटी वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये सोसाइटी डिवाइडेड थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। जाति के बेसिस पे लोग यहाँ पे डिवाइडेड थे। तो गांधी जी ने सारी चीज़ें देखी। पहले तो सत्याग्रह छोटे छोटे किए, फिर ही थॉट ऑफ डूइंग अ बिग सत्याग्रह, नेशन वाइड सत्याग्रह किया जाए जो सभी लोगों तक पहुंचे, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचे। अब आगे चल के देखेंगे हालांकि वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इतना है इस टॉपिक में। उसके बाद आता है हमारा राउलेट एक्ट। तो व्हाट वाज राउलेट एक्ट? राउलेट एक्ट क्या हुआ? जब गांधी जी आए तो सत्याग्रह और जो प्रोटेस्ट जो थे, तो नंबर उनका प्रोटेस्ट का बढ़ गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लॉ रिलीज करना पड़ा, राउलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एनीवन कैन बी imprisoned for 2 years विदाउट ट्रायल। और ये क्या थी? नॉन बेलेबल, कोई बेल नहीं मिलेगी। ये इसलिए लगाया गया था टू स्टॉप द सत्याग्रह और स्प्रेडिंग, जो भी सत्याग्रह यहाँ पे हो रहे हैं उन्हें स्प्रेड करने से रोका जाए। इसलिए रॉलेट एक्ट को लगाया गया था। ये प्रपोज किया गया था 1917 में, बट जब लगाया गया था इट वाज एक्चुअली इम्पोज्ड इन 1919। तो जो इम्पोज हुआ था इट वाज इन 1919। तो 1919 में फाइनली से क्या किया गया था? इम्पोज किया गया था किसको? राउलेट एक्ट को। जब राउलेट एक्ट हो गया तो इसके बाद क्या हुए? राउलेट सत्याग्रह हुए, गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह कराए। राउलेट राउलेट सत्याग्रह। तो राउलेट सत्याग्रह हुए, अमृतसर पंजाब में सत्याग्रह हुए। और क्या हुआ? 10 अप्रैल को जब सत्याग्रह चल रहा था, कब? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जब सत्याग्रह चल रहा था तो क्या हुआ? ओपन फायर हुआ। ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल। ओपन फायर जब इनोसेंट पीपल पे किया, किसने? पुलिस ने, अमृतसर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। तो क्या हुआ? यहाँ पे इम्पोज कर दिए गए मार्शल लॉज। क्या इम्पोज कर दिए गए? मार्शल लॉज। नाउ व्हाट आर मार्शल लॉज? मार्शल लॉज आर मिलिट्री रूल्स और मिलिट्री लॉज। जब ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो सारे लॉज जो भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में। तो मार्शल लॉज इम्पोज हुए। और यहाँ पे नए जनरल आए। जनरल कौन आए? न्यू जनरल केम, जिनका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर। तो जनरल डायर की यहाँ पे क्या होती है? एंट्री होती है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर जनरल डायर कम्स, वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था? इट वाज एन एक्ट अकॉर्डिंग टू विच एनीवन कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, और इट इज नॉन बेलेबल। ये इसलिए कराई गई थी टू स्टॉप द सत्याग्रहीज फॉर प्रोटेस्टिंग। जो सत्याग्रही प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें रोका जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, उनके नंबर्स को कंट्रोल किया जाए। और ये जितने भी लोग अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को, वो अपोज करना कम हो, इसलिए रॉलेट एक्ट निकालेगा, जिसकी वजह से सत्याग्रह भी हुए। तो जो सत्याग्रह यहाँ पे हुए उनके
अगेंस्ट क्या हुआ, कुछ ओपन फायर कर दी गई 10 अप्रैल को अमृतसर में, जिसके वजह से मार्शल लॉज इम्पोज कर दिए गए। मार्शल लॉज और मिलिट्री लॉज, जिनके आगे सारे लॉज क्या हो जाते हैं, सस्पेंड। और नए हमारे जनरल आए, जनरल डायर। न्यू जनरल केम, जनरल डायर। उसके बाद हम बढ़ते हैं जलियन वाला बाग मैसेकर, हत्याकांड जलियन वाला बाग का। ठीक, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। 10 अप्रैल को हुआ, तो ही इज जनरल डायर। ये कौन है, जनरल डायर। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल, ये है हमारा जलियन वाला बाग, जो पिक्चर आपको दिख रही है, इट इज जलियन वाला बाग। ये पुलिसमैन हैं और ये इनोसेंट पीपल हैं, इनोसेंट, जिन पे ओपन फायर कराई जा रही है। They are firing upon the innocent people. तो जनरल डायर ऑन 13 अप्रैल, everyone gathered in park, जलियांवाला बाग पार्क में क्या हुआ, सब लोग कलेक्ट हुए। some came for बैसाखी फेयर, कुछ बैसाखी फेयर के लिए आए थे, प्लस कुछ किसके लिए आए थे, प्रोटेस्ट करने के लिए। some came to protest, but जनरल डायर entered, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जलियांवाला बाग, ठीक, यहाँ से एंटर किए और इस गेट को क्या कर लिया, ब्लॉक, और यहाँ पे खड़े होके he opened fire on the innocent people। तो जो भी इनोसेंट पीपल थे उन पे ओपन फायर कराया। यहाँ पे लॉट नंबर ऑफ पीपल वेर डेड, यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक, तो ये क्या था, हमारे जलियांवाला बाग मैसेकर। On 13th April 1919, General Dyer entered Jallianwala Bagh, closed the only entrance and only exit of the gate with his army and told his army to open fire on the people living there। मतलब जो भी लोग थे वहां पे उन पे ओपन फायर कराने को बोला। तो जो इनोसेंट पीपल थे उन पे ओपन फायर कराया गया, एंड लॉट ऑफ पीपल डाइड, सम वेर इंजर्ड एंड मोस्टली पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। अब जो भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो पकड़े गए थे, उनके साथ क्या हुआ, द पीपल दैट वर कॉट, जो बच गए, उनसे क्या कराएगा, noses were rubbed on ground, उनकी नाक जमीन पे घिसवाएगी, रगड़वाएगी उनकी नाक, उन्हें क्रॉल कराया गया, नीचे चलवाया गया घुटनों के बल, और उनसे सबको हायर ऑफिशियल्स को सलाम कराया गया। दिस वाज द पनिशमेंट फॉर द पीपल दोज हु वर कॉट। और जनरल डायर से पूछा इस सब की क्या जरूरत थी, तो उसने बोला आई डिड ऑल दिस फॉर द मोरल इफेक्ट। मोरल इफेक्ट का मतलब क्या है, मोरल इफेक्ट मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल थिंग है, जिससे कि लोग समझने लगे, जनरल डायर से डरने लगे, अगर कुछ हम ऐसा करेंगे तो जनरल डायर हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। तो एक मोरल इफेक्ट बनाने के लिए, उस जगह में शांति बनाने के लिए, कोई भी प्रोटेस्ट ना करे, इसलिए जनरल डायर ने क्या किया था, ओपन फायर कराया था। बट इट वाज वेरी शेमलेस एक्ट दैट वाज डन एंड मैनी इनोसेंट पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। जलियांवाला बाग क्या था, 13 अप्रैल, जनरल डायर विद हिज फोर्स एंटर्ड इन जलियांवाला बाग, और एक जो एग्जिट था उसी पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और ओपन फायर करा दिया काफी ज्यादा लोगों पे। ओपन फायर्ड ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस, मैनी पीपल डाइड, मैनी पीपल वेर इंजर्ड। और जो पकड़े गए उनकी नाक घिसवाई गई कहाँ पे, जमीन पे, देयर नोजेस वेर रब्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक, क्रॉल कराया गया, जो भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े ऑफिशियल्स थे, उनको सलाम कराया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। सो दिस वाज द केस ऑफ जलियांवाला बाग। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हमने जैसे बताया था, गांधी जी जो थे, गांधी जी एक सोच रहे थे नेशन वाइड मूवमेंट के लिए। तो वो नेशन वाइड मूवमेंट क्या था हमारा, इट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग ना करना, कॉपरेट ना करना। दिस वाज गांधी जी आइडिया। अब इस आइडिया को फॉर्म में लाने के लिए, देखो ये मैप है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1922, फरवरी 1922, ये हमारा डेट है जहाँ से क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ था। हालांकि है ये दिसंबर 1920, क्योंकि दिसंबर में अडॉप्ट किया गया था, सितंबर में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो अगर ओरिजिनली पूछा जाए कब से लागू हुआ, देन स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर 1920। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी सारे हिंदूज को तो करेक्ट कर लिए, कलेक्टेड ऑल द हिंदूज, बट देर वॉज प्रॉब्लम फॉर कलेक्टिंग मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स को फॉर्म कराने के लिए वो एक कमेटी बनाई गई, कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। कमेटी का नाम था खिलाफत, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड। खिलाफत कमेटी शौकत अली और मोहम्मद अली के हेल्प से क्या कराई गई, फॉर्म कराई गई बॉम्बे में इन मार्च 1920।
तो हिंदूज और मुस्लिम साथ आ गए। खिलाफत कमेटी किस बेसिस पे बनाएगी? अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ, तो ओटोमन एम्पायर हार गया था, जिसकी वजह से एक पीस ट्रीटी साइन करनी थी ओटोमन एम्पायर को, जिससे कि सारे मुस्लिम देश क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, उन्हें नहीं करनी थी। जिसकी वजह से जो खिलाफत इशू था, खिलाफत इशू क्या था, खलीफा बोलते हैं रिलीजियस हेड को, जो होते हैं इस्लाम के रिलीजियस हेड, उन्हें बोला जाता है खलीफा। तो उसी इशू को बनाया गया खिलाफत इशू, और खिलाफत इशू के बेसिस पे सारे मुस्लिम ऑफ इंडिया को क्या किया गया, कनेक्ट किया गया बाय द खिलाफत कमेटी। यहाँ पे गांधी जी ने बाकी रिलीजन्स को, जैन्स को, हिंदुइज्म को, जोरास्ट्रियंस को, सबको कनेक्ट किया और सबको साथ लेके आए। ही ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो खिलाफत कमेटी किसने बनाई? शौकत अली, मोहम्मद अली, बॉम्बे में फॉर्म हुई थी। और गांधी जी ने ये सबको कलेक्ट किया और कहाँ पे मिले? दे मेट एट कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920। और ये हुआ था हमारा कहाँ पे? इट हैपेंड हियर, कोलकाता में। ठीक, तो कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ये। और इसमें क्या किया गया था? इसे प्रपोज किया गया था, प्रपोज किया गया था एनसीएम को। इसको प्रपोज किया गया था, एनसीएम को प्रपोज किया गया। जब सितंबर में इसको इम्पोज प्रपोज कर दिया गया, देन लास्टली क्या हुआ? 1920 दिसंबर में इसे फाइनली अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट मतलब आप इसे लागू करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट ये था कि बॉयकॉट करेंगे, वी विल बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक, तो पहले बॉयकॉट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? बॉयकॉट करना फॉरेन प्रोडक्ट्स को। लीविंग जॉब्स, तो 1920 दिसंबर में अडॉप्ट किया गया। तो पहला पॉइंट क्या था? बॉयकॉट करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स को, लिविंग जॉब्स कर देंगे, और जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी बातों को नहीं मानेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में कहा था कि ब्रिटिशर्स हम पे राज इसलिए कर पाए क्योंकि हमने उन्हें कोऑपरेट किया, हमने उनका सहयोग दिया, हमने उनकी सहायता की। अगर हम नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, उनका मानना ये था। तो इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कोई रिप्रेशन दिखाती है गवर्नमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। दिस वाज टोल्ड बाय गांधी जी इन द 1920 कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर। ये सारी चीजें हो गई। तो जब 1920 दिसंबर में स्टार्ट हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ चार थ्रेड्स में। चार थ्रेड्स थे, चार जगह पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेजरली चल रहा था। सो व्हाट वेर दीज थ्री प्लेस, फोर प्लेसेस, उनके नाम देखो, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। पहली वाली थी तो टी टाउन्स। टाउन्स में कंडीशन क्या थी? दूसरी आती है हमारा कंट्री साइड्स, गांव में कंडीशंस कैसी थी? ठीक, फिर टाउन्स आ गए, फिर कंट्री साइड्स आ गए, उसके बाद आते हैं हमारे प्लांटेशंस, उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट। तो ये चारों जगह पे क्या कंडीशन थी वो हम समझेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चारों चीज थी, बॉयकॉट करेंगे, जो भी जॉब्स हैं वो लीव करेंगे, और फिर जो अगर ज्यादा रिप्रेशन दिखाया जाता है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे? वी विल लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट इज, फिर क्या हुआ यहाँ पे अब देखते हैं। यहाँ पे डालेंगे टाउन्स, यहाँ पे डालेंगे कंट्री साइड, यहाँ पे डालेंगे फॉरेस्ट, यहाँ पे डालेंगे प्लांटेशन। अब एक बात देखो, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वे चारों लोग किस लिए कर रहे थे? चारों लोग एक चीज के लिए कर रहे थे, दैट वाज, ये चारों किस लिए कर रहे थे? दैट वाज स्वराज। स्वराज, इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे थे। अब चारों लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन थी वो अलग अलग थी, इट वाज डिफरेंट फॉर ऑल फोर ऑफ देम। यहाँ पे क्या चाहिए था? इन्हें तो इंडिपेंडेंस चाहिए था, स्वराज। ठीक, कंट्री साइड वालों लोगों के लिए क्या था? जो ताल्लुकदार हैं उनसे फ्रीडम चाहिए था, उन्हें ताल्लुकदार को हटाया जाए। जो फॉरेस्ट के लोग थे, फॉरेस्ट के लिए क्या था? उनके फॉरेस्ट फ्री हो जाएं, फॉरेस्ट फ्री हो जाएं। जो प्लांटेशंस वाले थे, दे कैन गो होम, दे कैन गो होम, वो घर पे जा सके। क्योंकि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट थे, उनके द्वारा ये लोग घर पे नहीं जा सकते थे विदाउट एनी परमिशन, और जो परमिशन दी जाए उसके बिना ये लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो टाउन्स में क्या हुआ? व्हाट हैपन इन टाउन्स? लोगों ने यहाँ पे अपनी जॉब्स रिजाइन करना चालू कर दिया। पीपल रिजाइन फ्रॉम द जॉब्स, बॉयकॉट हो गया यहाँ पे, बॉयकॉट, रिजाइन कर दिया सब लोगों ने अपने जॉब से, बॉयकॉट कर दिया। ठीक, और खादी प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। खादी प्रोडक्ट्स, यूटी
यूटिलाइज्ड, उसे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, किनको, खादी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। बट दिक्कत ये आन खड़ी पड़ी जो टाउन्स में ये था, जब टाउन्स में लोगों ने जॉब्स छोड़ी, लॉयर्स ने कोर्स छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दी, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, बट 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो टीचर्स ने जॉब छोड़ दी थी उन्हें क्या करना पड़ा, लौट के वापस वहीं पे जाना पड़ा। उसकी वजह क्या थी, लैक ऑफ पैरेलल इंस्टीट्यूशन। पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, मान के चलो आपके शहर में एक स्कूल है, आप वहीं पे पढ़ने जाओगे, वहीं पे पढ़ने जाओगे, किसी कारणवश आपने स्कूल छोड़ दिया, आपका कोई विवाद हो गया, फैमिली का कोई विवाद हो गया, पढ़ोगे कहाँ पे, आपको स्कूल तो एक ही है, लौट के आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो यही हुआ यहाँ पे, लैक ऑफ पैरेलल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे उतना सक्सेस नहीं रहा, कुछ समय तक के लिए रहा, लेकिन वापस से कंडीशन क्या हो गई, वैसी की वैसी ही हो गई। फिर आते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब गांव बोलेंगे हम, तो गांव में क्या था, तालुकदार्स थे, तालुकदार्स वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये क्या किया करते थे, जो जमीन दी गई है आपको उससे कुछ टैक्सेस कलेक्ट करा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक, तो ये कई बार अनफेयर मेथड्स यूज करते थे, लोन्स दिए दिए करते थे हायर अमाउंट्स पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो दबते चले जा रहे थे कर्ज में, फ्यूडल सिस्टम था। और फिर बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी इनसे, बॉन्डेड लेबर, अगर ये पे नहीं करते थे क्या अपने टैक्सेस प्रॉपरली, तो जो यहाँ के कंट्री साइड्स के लोग थे वो चाहते थे कि तालुकदार्स को यहाँ से रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए। तो इसके लिए दो लोग साथ में आते हैं, एक आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और एक आते हैं बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र वॉज अ सन्यासी, और इन्होंने फॉर्म की थी किसान ऊद सभा। दे फॉर्म्ड किसान ऊद सभा, और इसका काम क्या था, किसान ऊद सभा का मेन बेसिस ये थे, इसके 300 ब्रांचेस ओपन किए गए थे ऑल ओवर इंडिया कंट्री साइड में, 300 प्लस। इसका मेन फंक्शन ये था कि किसानों को इंटीग्रेट किया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। हालांकि वैसा नहीं हुआ, किसान लोग अपने सिर्फ तालुकदार वाले केसेस पे लगे रहे, वो एक नेशन वाइड मूवमेंट को नहीं सोच पाए, तो इसलिए यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी फेल हो गया। हालांकि तालुकदार्स पे फिर लास्टली क्या हुआ, अटैक हुआ, और तालुकदार्स वेर लूटेड। तालुकदार्स वेर, तालुकदार्स को लूट कर लिया गया था यहाँ पे लास्टली। उनके जो भी ग्रेन्स थे बाजार में, वो होड जो होड करके रखे हुए थे, रोक के रखे हुए थे, वो भी वहां से क्या हो गए, चोरी गए, वो भी यहाँ से चले गए। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ हद तक हुआ पर ज्यादा नहीं हुआ। फॉरेस्ट में क्या था, फॉरेस्ट में देखो, फॉरेस्ट के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनके लिए सारी चीजें क्या है, फॉरेस्ट, उनका खाना पीना रहना सब कुछ कहाँ से मिलता है, दे गेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट। तो उनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय क्या है, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट बहुत जरूरी है उनके लिए। इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट को फ्री कराना चाहते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये लोग चाहते थे कि ये सारे फॉरेस्ट को हटा के हम लोगों को फॉरेस्ट हमारे वापस कर दिए जाए। और दूसरा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे वो भी खत्म करवा दी थी, सेटल्ड कल्टीवेशन करवा रहे थे इनसे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये लोग करें। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी आए, एक क्रांतिवीर आए, जिन्होंने आगे खड़ा होकर इस केस को देखा, वो थे अल्लूरी सीता राम राजू। ये अपने आप को एक मिस्टिक मैन बताते थे। मिस्टेक मैंने मतलब चमत्कारी हो, ये बोला करते थे हम कोई भी बीमारी सही कर सकते हैं, अगर हम आपके सर पे हाथ रख देंगे तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी, हम आपकी भविष्यवाणी बता सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें ये बोला करते थे, वो लोगों के लिए लोग लोग फैसिनेट भी हुआ करते थे, सारी चीज़ सुन के उनके पास और आया करते थे, जिसकी वजह से एक फेमस हो गए, एक फोक हीरो बन गए लोगों के लिए। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, हाँ, ये गांधी जी की विचारधाराओं से काफी ज्यादा प्रभावित थे, बट एक चीज गांधी जी के इन्हें पसंद नहीं थी, वो थी नॉन वायलेंस। ये नहीं, ये चाहते थे अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें वायलेंस का यूज करना ही पड़ेगा। तो यही हुआ यहाँ पे, इनने कुछ मिलिटेंट अटैक्स वगैरह कराए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ये लोग गए, बट फाइनली 1924 में अल्लूरी सीता राम राजू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी और इनकी मौत हो गई। बट ये लास्टली जाते जाते क्या बन गए, एक फोक हीरो बन गए। फोक हीरो बन गया किसके लिए, ही बिकेम अ फोक हीरो फॉर द पीपल दोज हु वर लिविंग इन ट्राइबल्स। प्लांटेशंस वालों के लिए क्या थी स्वराज का मतलब, उनके लिए था दे कैन गो होम, वो घर पे जा सकें, क्योंकि प्लांटेशंस क्या हुआ करते थे काफी दूर। एंड अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन मतलब आप किसी ज़मीन पे सरहद पार करके आ जाएं तो कुछ समय तक छोड़ के नहीं जा सकते, आपको वहाँ पे रुकना ही रुकना पड़ेगा, यू हैव टू वेट देयर फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब जब इन लोगों ने गांधी जी की बात सुनी, प्लांटेशन वर्कर्स, तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि गांधी जी आ रहे हैं, ये सारी ज़मीन जो प्लांटेशन वाली है वो आपस में हम लोगों में बांट देंगे, इसलिए हम सब लोग क्या करते हैं घर पे वापस लौट के चलते हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं सब लोग वापस लौट के घर जाने का, और जैसे ही घर जा रहे होते हैं इन्हें पुलिस दबोच के पकड़ लेती है और इनकी बहुत पिटाई होती है, दे वेर बीटन ब्रूटली। और जब इनकी ज़्यादा पिटाई हो जाती है तब लोग वापस आके काम करने लगते हैं। तो प्लांटेशन में भी हमारा एनसीएम क्या होता है,
फेल होता है। अब बात जब बढ़ती है जब प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, कहाँ पे? प्रोटेस्टर्स वेर प्रोटेस्टिंग फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पे? चौरी चौरा, चौरी चौरा। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि वायलेंट हो गया। ये हुआ था 1922 में, वायलेंट टर्न हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, 22 पुलिसमैन वे डाइड, 22 पुलिसमैन यहाँ पे आग में जल के राख हो गए। जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, एनसीएम को कॉल बैक कर लिया, हॉल्ट लगा दिया, थाम दिया कि यहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दो, रोक दो, और इसको यहीं पे बंद करा दिया कि किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टॉप्ड टिल हियर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे क्या करा दिया गया, बंद करा दिया गया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ क्या, व्हाट वर द थिंग्स दैट हैपेंड आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड जो लोग थे वो थे खिलाफत कमेटी वाले। खिलाफत कमेटी वेर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड क्यों थे वो, इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके सारे पहले मुस्लिम्स को जोड़ा। उसके बाद गांधी जी ने एक छोटे से चीज के ऊपर पूरा मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया जिससे कि मोमेंटम टूट गया। एक जो रिदम थी वो क्या हो गई, टूट गई। यहाँ पे किसकी रिदम, किसकी टूट गई थी यहाँ पे, द रिदम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नेशनल सेंटिमेंट जाग रहे थे लोगों में, वो सारी यहाँ पे जो स्टिक थी वो क्या हो गई थी, यहाँ पे खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद अब अगर मूवमेंट स्टार्ट करते तो खिलाफत कमेटी ने बोल दिया भैया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे आपका साथ नहीं देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद छोटे छोटे मूवमेंट्स यहाँ पे लेड होते रहे, छोटी चीजें होती रही। गांधी जी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया। अब गांधी जी ये सोच रहे थे अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम ढूंढनी होगी कि जिसमें सारे लोग साथ में हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स ये थे, तो पहला तो हमारे पास कोई पैरेलल इंस्टीट्यूशन था नहीं जहाँ पे लोग जा सके टाउन्स में, ठीक। दूसरा, पार्टिसिपेशन वुमेन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी स्त्रियों ने साथ नहीं दिया यहाँ पे। और जो मूवमेंट्स था वो सीमित था, इट वाज लिमिटेड टू सम सेक्शन। तो जो भी हो रहा था मूवमेंट वो कहाँ तक था, इट वाज लिमिटेड टू सम सेक्शन। कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे बस मूवमेंट चल रहा था। यहाँ के क्या, यहाँ पे तो कनेक्ट करना था सबको, यहाँ पे भी तो कनेक्ट करना था, यहाँ पे भी तो कनेक्ट करना था। मूवमेंट चला कहाँ पे, बस यहीं यहीं पे। जिसकी वजह से मूवमेंट वाज नॉट अ सक्सेस। ये इतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि चल कहाँ पे रहा था, इट वाज ऑरल ओनली गोइंग इन दिस रीजन, इस रीजन में चल रहा था, दैट वाई इट वाज नॉट अ सक्सेस। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आता है हमारा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हो गई तो एक साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन कमीशन बनाया गया। इट वाज मेड इन ब्रिटेन, और सर साइमन के नाम पे इसका रखा गया था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का मेन काम ये था कि इंडिया जाए और इंडिया जाके जो है कैसे जो फंक्शनरीज हैं वो काम कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देखें, हाउ दे आर वर्किंग, यहाँ पे काम सब कैसा चल रहा है, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1927। 1927 में इसका गठन हुआ और दे केम टू इंडिया चेक करने के लिए, इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है। अभी बात अच्छी तो है, वहां से चेक करने आए थे कि यहाँ पे सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। बट इंडियंस को दिक्कत क्या हुई, इंडियंस को दिक्कत ये हुई क्योंकि जो भी उस कमेटी में मेंबर्स थे, साइमन कमीशन में जो भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स की कमी तो निकालेंगे नहीं, इसलिए इंडियंस चाहते थे कि इंडियंस भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जो कि नहीं हुए, उनको पूछा ही नहीं गया। इसलिए लोग सड़कों पे आ गए और साइमन कमीशन का क्या करने लगे, अपोज करने लगे कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन को बाहर भेजा जाए। लास्टली यही हुआ, साइमन कमीशन वाज रिटर्न बैक। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई ज्यादा लंबे समय तक ड्यू टू दीज अगेन एंड अगेन हैपनिंग मूवमेंट्स। तो कब हुआ था, इट वाज इन 1927। और फंक्शन क्या था, टू ओवरव्यू ओवरव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को क्या करे वो यहाँ पे देखिए, टू ओवरव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए इसको लाया गया था। और इसमें कोई भी एक ड्रॉबैक क्या था, इसमें देयर वाज नो इंडियन मेंबर, यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ साइमन कमीशन, इसलिए साइमन कमीशन को वापस फिर लौटना पड़ा। नेक्स्ट, फिर आते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन। तो लाहौर कांग्रेस सेशन कब हुआ,
Lahore Congress session happened in December 1930. जो भी सेशन हुआ इट वाज इन 1930। और लाहौर कांग्रेस सेशन ये बनाया गया था, गठन बनाया गया था भाई नेहरू जी। और नेहरू जी ने किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज। और जिस दिन मांग की थी वो तारीख थी 26 जनवरी 1930। इस टाइम पे क्या की गई थी? मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की। तो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, वाइसरॉय अरविंद के सामने ये मांग रखी गई कि इंडिया को आप पूर्ण स्वराज दे दीजिए, फुल इंडिपेंडेंस दे दीजिए। और इसी दिन होस्ट किया गया था फ्लैग 26 जनवरी 1930 के दिन। और इसको इंडिपेंडेंस डे बोला जा रहा था उस दिन, क्योंकि पूर्ण स्वराज अगर मिल जाता तो 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। ये हुआ। बट जो लॉर्ड इरविन थे, वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन, ही रिजेक्टेड। उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्टेड दिस। इन्होंने कहा हम पूर्ण स्वराज तो नहीं दे सकते, बट आपको क्या दे सकते हैं? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है एक डायरकी। डायरकी का मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी इंडिया गवर्नमेंट, यहाँ पे हो जाएगी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट। हालांकि इंडिया को पूरे फ्रीडम रहेंगे अपने डिसीजन लेने में, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट कब भी चाहे तो इंटरफियर कर सकती है इन डिसीजंस में, इन डिसीजन मेकिंग में। दे कैन ऑलवेज इंटरफियर एंड ऑलवेज मेक चेंजेस। तो यही था। तो यहाँ पे ये बात बनी नहीं, तो यहाँ पे इस मूवमेंट को भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इससे कुछ भी डिसीजन ज़्यादा लिए नहीं गए। लेटर ऑन फिर क्या बात होती है? गांधी जी यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम देते हैं जो सब लोग फेस कर रहे थे यहाँ पे। तो गांधी जी फिर जाते हैं और गांधी जी वाइसरॉय इरविन को कुछ 11 डिमांड्स लिख के भेजते हैं। तो गांधी जी, गांधी जी किसको लिखते हैं? इरविन को। हाउ मेनी डिमांड्स? 11 डिमांड्स। 11 डिमांड्स लिखते हैं और वो सारी रिजेक्ट कर दी जाती है। उनमें से एक मेजर डिमांड क्या होती है? सॉल्ट टैक्स। जो सॉल्ट टैक्स होता है उसका क्या हो? अबॉलिशन। क्योंकि सॉल्ट पे क्या थी? सॉल्ट पे क्या थी? उसे क्या बोला जाता है? एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा था पूरे मार्केट को। वन पर्सन वाज कंट्रोलिंग द होल market, not getting the word what we call it, but monopoly। ठीक। सो आप सिंगल पर्सन वाज रूलिंग ओवर द सॉल्ट मार्केट। तो ये चाहते थे सॉल्ट को अबॉलिश कर दिया जाए और सॉल्ट के जो हायर रेट्स हैं उसको क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, उसको ज़्यादा ना बढ़ा जाए। इट शुड बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे मना कर दी गई, जिसकी वजह से गांधी जी ने बोलता अगर 11 मार्च तक ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट की गांधी जी ने। उसके बाद इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती टू डांडी। डिस्टेंस कितना? 240 माइल्स। कवर कितने दिन में किया? 24 दिन में। किसके साथ किया? अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ। किसके साथ किया? 78 वॉलंटियर्स के साथ। और फाइनली जाके डांडी में क्या किया? सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। सॉल्ट बना के ब्रोक सॉल्ट लॉ। तो यहाँ पे गांधी जी गए, गांधी जी ने जो समुद्र का पानी था वो निकाला और उसे उबाल कर जो सॉल्ट रिसीव किया, रिट्रीव किया, उससे क्या किया? यहाँ पे उन्होंने ब्रेक डाउन किया किसका? सॉल्ट टैक्स को उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अबॉलिश किया। ही अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ठीक। यहाँ पे सॉल्ट टैक्स अबॉलिश हो गया। और सॉल्ट टैक्स अबॉलिश होने के बाद ही क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डायरेक्टली क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वर्जन 2.0। वहां पे कॉपरेट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है? सीधी बात ही नहीं माननी है। यहाँ पे जो भी वो बोलेंगे वी विल डायरेक्टली रिजेक्ट। बट यहाँ पे बात, खास बात ये हुई, यहाँ पे सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसी चीजें वहां पे हुई थी वैसी चीजें यहाँ पे हुई। बट यहाँ पे क्या हुआ? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स ने यहाँ पे क्या किया? पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन कैसे? जो शहर में थे तो शहर में किन्ने पार्टिसिपेट किया? द हायर क्लासेस सोसाइटीज
ब्राह्मण्स राजपूत फैमिली से जो औरतें थी उन्होंने क्या किया यहाँ पे सपोर्ट किया। उसके बाद जो गांव में जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, तालुकदार हुआ करते थे, उनके फैमिली से वुमेन ने क्या किया यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हुआ। सारे मूवमेंट्स अच्छे चलते रहे। यहाँ पे क्या हुआ, जब ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पीपल को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पीपल वेर पुट इन टू अरेस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, इस हद तक बात पहुंच गई थी कि औरतों और बच्चों को पीटा गया और करीब 1 लाख लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। अब क्या हुआ, पेशावर में खान अब्दुल गफर खान को भी क्या कर लिया गया, जेल में कर दिया गया, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। लेटर ऑन गांधी जी को भी क्या डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। गांधी जी वॉज ऑल्सो पुट इन टू जेल। जब गांधी जी जेल में चले गए तो फिर एक पैक्ट साइन हुआ। पैक्ट इसके बीच में हुआ, गांधी और इरविन। और ये बात किस पे थी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कहाँ पे होगी, लंदन में, वो गांधी जी क्या करेंगे, वो गांधी जी जाके क्या करेंगे, अटेंड। वो गांधी जी क्या क्या करेंगे, ही विल अटेंड इट। तो गांधी जी ने क्या कह दिया, ठीक है आप क्या कर दो, छोड़ दो, हमारे कुछ प्रिजनर्स को रिलीज कर दो, हम जाके वो मीटिंग अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट में ये चीज हुई कि गांधी जी विल अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनने क्या कर दी थी, अबॉलिश कर दी थी, मतलब बॉयकॉट कर दी थी, किसने, कांग्रेस ने। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ये लोग गए, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जी जब गए और अम्बेडकर जी भी उनके साथ गए, तो यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हुए। ठीक, तो डिस्कशंस जो भी हुए, गांधी जी की बातों को यहाँ पे नहीं माना गया, जिसकी वजह से वो वहां से लौट के आए। और नॉन कॉप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने रोक दिया था, वही सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने क्या कर दिया, फिर वापस से स्टार्ट करा दिया, और यही चलता रहा। लेटर ऑन फिर क्या लगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे वायलेंस की वजह से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया गया, हॉल्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लास्टली स्टॉप्ड। यहाँ पे भी क्या कर दिया गया था उसको, इट वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू वायलेंस। स्टॉप ड्यू टू वायलेंस बोल सकते हैं, या फिर क्या हो गया था, इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। राइट आंसर विल बी लॉस्ट इट्स। तो जो भी इसका मोमेंटम था वो सारा क्या कर दिया था, इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अपना पूरा मोमेंटम क्या कर चुका था यहाँ पे, लूज कर चुका था। ऑल द मोमेंटम दैट इट वाज गेनिंग वो लूज हो गया था अब यहाँ पे। ठीक, सारा मोमेंटम लूज हो गया। अब बोलेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ड्रॉबैक्स क्या थे, व्हाट वाज द रीजन इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया। तो पहला तो है होगा इसमें क्या, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। तो जो भी दलित्स थे उनने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती थी दलित्स को। वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि दलित्स को जो भी फंडिंग मिलती थी, जो भी पावर मिल रही थी, दैट वाज फ्रॉम द हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो भी दलित्स थे, जो भी हरिजन्स थे, उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं कराया जाता था, उनको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कराया जाता था। क्यों, इस डर से कि कहीं हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमें क्या ना करे, हमें पीछे ना कर दे, या फिर हमसे अलग ना हो जाए। इसी वजह से दलित्स को साथ में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने एक टर्म भी दिया दलित्स के लिए, और वो टर्म्स था हरिजन। हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ गॉड को बोला गया उनको। और दलित्स के लिए फिर काम किया गया, और दलित्स के लिए सबसे ज्यादा काम यहाँ पे कौन किया, दलित्स के लिए सबसे ज्यादा काम करने के लिए आए हमारे बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो एक पैक्ट साइन होता है, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी बात करते हैं किस पे, पूना पैक्ट पे। हियर यू कैन सी गांधी जी एंड हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी बी आर अम्बेडकर। तो साइन होता है एक पैक्ट जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। तो यहाँ पे पहले मांग सोच लो क्या थी। जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो क्या चाह रहे थे, ही वांटेड सेपरेट इलेक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट प्लस रिजर्वेशन। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं भैया सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम नहीं दे पाएंगे, सेपरेट इलेक्टेड तो हम नहीं दे पाएंगे। सेपरेट इलेक्टेड इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ाएगा, किसमें, सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। क्योंकि दलित्स अलग जगह वोट देने जाएंगे और जो जनरल है वो अलग जगह वोट देने जाएंगे, तो इससे क्या होगा, और क्या बढ़ेगा, यहाँ पे जो सेक्शन में डिवीजन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया सेपरेट इलेक्टेड तो नहीं दे सकते। लेटर ऑन उन दोनों के बीच में डिस्कस क्या हुआ कि जो भी प्रोविंशियल असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसको, एससीज और एसटीज को। तो यही पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट में क्या दिया गया, reservation to SC and ST in provincial assemblies and legislative assemblies। हुआ कब था,
It was in September 1932. September 1932, Pune Pact was signed, and it was signed between two people, that was Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar. So this was Pune Pact. Reserved seats for SCs and STs. जैसे लगता है reservation to SC and ST in legislative assemblies and provincial assemblies. legislative assemblies और provincial assemblies में क्या दिया जाए, स्पेशल प्लेस दी जाए. उसके बाद लास्टली आते हैं मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा. ये पढ़ लेना, स्मॉल टॉपिक्स है. इसमें बताया गया है कैसे मुस्लिम लीग अपने किसके लिए मांग रही थी. इट वाज आस्किंग फॉर अ सेपरेट नेशन. इसके जो प्रेसिडेंट इसमें जो फेमस लीडर थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, और मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज मोहम्मद इकबाल. और जो हिंदू सभा थी वो चाहती थी कि सेपरेट नेशन ना दिया जाए. ये क्या होगा, डिसइंटीग्रिटी, देश की जो इंटीग्रिटी है उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा, भंग कर देगा. सो दिस वाज इन दिस, ये आप लोग पढ़ लेना. फिर लास्टली आते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे बनाया है लोगों में भावना कैसे फैलाई. तो एक पेंटिंग बनाई गई थी भारत माता की. सबसे बोला जाए पिक्चर, पिक्चर बनाई थी किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. और जो पहली पेंटिंग थी इट वॉज मेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर. जो पहली पेंटिंग थी वो बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने. ये बात याद रखना. पिक्चर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पेंटिंग अबिंद्रनाथ टैगोर. ये बात याद रखनी है कि भारत माता की जो पहली पिक्चर है दैट वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पेंटिंग है दैट वाज अबिंद्रनाथ टैगोर. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. इसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने के लिए जो पुराने राजा महाराजा रहे उनकी कहानियों को छापा गया, बड़ा चढ़ा कर उन्हें बताया गया, जिससे कि लोगों को अपने नेशन में प्राइड लेना है कि जो भी उनका हिस्ट्री थी वो दैट वाज वेरी ग्रेट. लेटर ऑन हिंदू आइकोनोग्राफी, जो हिंदी के राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उनकी पिक्चर्स को यूज किया गया लोगों को कलेक्ट करने के लिए, लोगों को एक कलेक्टिव फीलिंग जगाने के लिए. तो वो भी क्या हुई, एक तरीके से पास ऑन भी हुई. लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज थे, अब इंडिया तो एक डाइवर्स कंट्रीज है, इंडिया में क्या है, कई सारे लोग हैं. कई सारे लोग का मतलब है यहाँ पे जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जोरेस्ट्रियंस, मतलब पारसी, सिख्स भी हैं. तो ये जो बकाया कम्युनिटीज थी इन्हें क्या हुआ, लेफ्ट आउट फील हुआ. इन्हें लगा कि भैया ये तो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं, हमें इन्होंने क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है, हमारी तो बात कोई कर नहीं रहा है. तो यहाँ पे हालांकि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ज्यादा लंबे समय तक चली, बट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज यहाँ पे क्या हुई, उन्हें क्या लगा, लेफ्ट आउट फील हुआ. उन्हें लगा कि हमें पराया किया जा रहा है. दे फेल्ट एलियनेटेड. एलियनेटेड का मतलब है घर में पराया फील होना. तो एलियनेटेड फील हुआ यहाँ पे. लेटर ऑन फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है लास्टली 1940s के बाद. और लास्टली जाके फिर क्या होता है, 1947 में क्या कर दिया जाता है, इंडिया का जो पूरा स्टेटस होता है पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, इट इज साइंड बाय अ पेपर एंड इट इज फाइनली गिवन टू इंडिया. फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है. बी आर अम्बेडकर लीडिंग द कमेटी, चेयरपर्सन होते हैं वो, लीड करते हैं इस कमेटी को. 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है. एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 जब पहले बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसी सेम तारीख को क्या रखा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है. ठीक. सो दिस वाज ऑल इन टुडेस लेसन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग. आपको सब चीज़ समझ में आई होगी. ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस टॉपिक में बता दी, ब्रीफली सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी. इसके बाद आप जो भी आपने पढ़ा है वो एक एनसीईआरटी रीडिंग के आप गो थ्रू जाएं, एनसीईआरटी रीडिंग आप पढ़ें, और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें. थैंक यू एवरीवन. स्टडी वेल. पीस आउट.